आपका स्वागत है और मैं आज अपडेट और पैचिंग के बारे में आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर में बताऊंगा। तो अपडेट क्या होती है, पैचिंग क्या होती है और वो किस तरह से संबंधित है आपके कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप यूज कर रहे हैं, भले वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो या आपके पास कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे मैक अगर आप यूज कर रहे हैं या फिर आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो अपडेट और पैचिंग का क्या मतलब है और वो आपके लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है और ये सुरक्षा के लिए किस तरह से ज्यादा आपके लिए मददगार साबित हो सकता है यदि आप समय समय पर अपने जो भी सिस्टम है उसको अपडेट कर रहे हैं, उसको पैच कर रहे हैं, तो आपके लिए भी एक साइबर सिक्योरिटी के नजरिए से ये बहुत ही ज्यादा आपकी मदद करेगा और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि हमारे पास आउटलाइन किस प्रकार है। तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने 3 चीजें मेंशन करी हैं जिसके बारे में मैं इस लेक्चर में आपसे बात करूंगा। पहली चीज है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि पैचिंग क्या होती है, उसका रेलिवेंस क्या है। रेलिवेंस का मतलब आप इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि आप अपने सिस्टम में पैचिंग कर रहे हैं या कोई भी अगर आपके पास अपडेट आई है उसका यूज करके अपने सिस्टम को पैच कर रहे हैं, तो वो आपके लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है और ये इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे देखनी है, यदि आप अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो सेकंड चीज है कि आपको मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा कि विंडोज और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में किस तरह से आप अपडेट कर सकते हैं। तो विंडोज में भी आपके पास अपडेट करने के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, आप उसको शेड्यूल कर सकते हैं टाइमली, आप किस तरह से फ्रीक्वेंट अपडेट्स करना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में दी जाती हैं सुविधा के लिए। लेकिन एज अ यूजर आप उसको यूज कर रहे हैं या नहीं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट विषय है, तो उसको हम देखेंगे कि किस तरह से आप यूज में ला सकते हैं। सेकेंड चीज, यही काम आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में भी देखना है, तो लिनक्स के लिए मैंने उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एग्जाम्पल लिया है जिससे मैं आपको ये समझाऊंगा। एंड लास्टली जब ये चीजें पूरी हो जाएंगी तो हमें ये देखना होगा कि क्यों ये सॉफ्टवेयर का अपडेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के नजरिए से नहीं देखेंगे कि यदि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम लिया है तो वो भी आपके लिए एक अपडेटेड वर्जन होना चाहिए, एकदम रीसेंट वर्जन होना चाहिए जो आप यूज कर रहे हैं। आपके पास बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो आप डाउनलोड करके उनका यूज करते हैं, तो वो भी आपके लिए अपडेट देती हैं समय समय पे। तो वो आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और किस तरह से उसको प्रयोग में लेके आना चाहिए, तो वो वाला पार्ट जो है मैं इस थर्ड पर्टिकुलर्स में आपके साथ पूरा करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में। तो हम देखते हैं कि सबसे पहली चीज मैंने लिखी है कि पैच क्या है, उसकी डेफिनेशन जाननी है और फिर हम रेलेवेंस पे आएंगे। तो देखिएगा, व्हाट इज पैच मैनेजमेंट। तो मैं पैच मैनेजमेंट पहले बताने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि सॉफ्टवेयर पैच की भी अगर आपको डेफिनेशन मालूम है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद ही हम सोचेंगे कि हमारा पैचिंग मैनेजमेंट या पैच मैनेजमेंट किस तरह से काम में आता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सही से एक बार मेंशन किया है, यदि मैं पैचेस की बात करता हूँ तो यदि कोई भी आपके पास सॉफ्टवेयर पैच है तो उसका मतलब क्या है। तो सॉफ्टवेयर पैच के लिए मैंने ये लिखा है, सिंपल आपके पैचेस होते हैं ऑफ कोड अपडेट्स। ठीक है, तो कई प्रकार की कोड्स की अपडेट हो सकती है जिसमें आपके एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स जो कि आप यूज कर रहे हैं अपने एप्लीकेशन में उसको चेंज किया जाएगा। और ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हम फिक्स करना चाहते हैं कि कोई भी पोटेंशियल वनरेबिलिटी, कोई भी इस तरह की वनरेबिलिटी यदि सपोज करिए कि मार्केट में या फिर कहीं पे इसको रिपोर्ट किया गया है, तो उसके लिए ही कंपनीज आपको अपडेट्स देती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आप कोई सॉफ्टवेयर ए यूज कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर में से फॉर एग्जांपल आपने कुछ पार्ट ऑफ कोड्स लिखा है जिसको हम लाइंस ऑफ कोड्स कहते हैं, जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल कोई आपके पास वनरेबिलिटी है। वनरेबिलिटी का मतलब है उसमें कुछ खामियां हैं जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन कॉम्प्रोमाइज होगी और एप्लीकेशन के कॉम्प्रोमाइज होने से आपका सिस्टम भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो ऐसी वनरेबिलिटीज रिपोर्ट की जाती हैं और मैक्सिमम वनरेबिलिटीज जो रिपोर्ट की जाती है तो उसके लिए एक डेटाबेस है जिसका नाम हम एनवीडी देते हैं, नेशनल वनरेबिलिटी डेटाबेस, जो कि यूएस सर्ट ओन करता है और उसको मैनेज भी करता है। हर एक वनरेबिलिटी जो रिपोर्ट होती है चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, तो उसको एक सीवी नंबर दिया जाता है जिसको कॉमन वनरेबिलिटी एक्सपोजर या सीवी नंबर कहते हैं, जो कि एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जिसके में आपने कौन सी वनरेबिलिटीज रिपोर्ट हुई हैं, उनके क्या क्या मिटिगेशन प्लान हो सकते हैं जो कि उपभोक्ता को मालूम होने चाहिए, यानी कस्टमर को वो पता होना चाहिए, जिसके बेसिस पे कंपनीज और ओईएम्स और वेंडर्स हमें मैन्युफैक्चरर्स अपडेट्स भेजते हैं कि हाँ हमारे एप्लीकेशंस में कुछ खामियां थी जिसके लिए वनरेबिलिटीज को रिपोर्ट किया गया है। अब वो रिपोर्ट होने के बाद उसके पैचेस रिलीज किए जाए हैं, तो वो पैच आपको अपडेट करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, ताकि जो ये लाइंस ऑफ कोड है इनको अपडेट किया जा सके। तो बाकी फंक्शनैलिटी आपके सॉफ्टवेयर की चेंज नहीं होने वाली, खाली वनरेबिलिटीज को वहां से हटाया जाएगा ताकि आने वाले फिर से किसी समय में उसको एक्सप्लॉइट ना किया जा सके। तो ये बेसिक डेफिनेशन है किसी भी सॉफ्टवेयर पैच के लिए जो कि आपको समझनी पड़ेगी।
यदि मैं पैचेस की भी पूरी बात कर लेता हूँ, तो पैचेस को बेसिकली हम डिजाइन करते हैं और फिर टेस्ट करते हैं एंड कैन देन ईदर बी अप्लाइड बाय ह्यूमन प्रोग्रामर। तो पहले इसको डिजाइन किया जाएगा वल्नरेबिलिटीज को हटाने के लिए, उसके सापेक्ष करने के लिए, और फिर हम एक बार टेस्ट करेंगे कि पहले आप ऐसा डायरेक्टली बनाने के बाद अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपको सबसे पहले इसको टेस्ट करना पड़ेगा। टेस्ट करने के लिए हम उसकी मैनुअल टेस्टिंग भी कर सकते हैं, और उसके लिए बहुत सारे आजकल ऑटोमेटिक टूल आते हैं और फजर्स भी आते हैं, जिसमें हम उसको कई सारे कॉम्बिनेशन के तौर पे चेक करते हैं कि हमने जो पैचेस बनाए हैं वो सही भी हैं या फिर नहीं। तो टेस्टिंग बहुत जरूरी है डिजाइन करने के बाद और अप्लाई करने से पहले। इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने लिखा सॉफ्टवेयर पैच डेफिनेशन का, यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने दी है। यहाँ पे कई तरीके के आपके पास पैचेस हो सकते हैं, इंक्लूडिंग हॉट फिक्सेस, सिक्योरिटी पैचेस, सर्विस पैक्स एंड अनऑफिशियल पैचेस। तो पैचेस का मतलब है यदि आपको सॉफ्टवेयर का कुछ छोटा सा पार्ट चेंज करना है, कोई एक ऐसी वल्नरेबिलिटी आई है जो कि आपकी फंक्शनिंग को खराब कर रही है, कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी आई है जो कि आपके लिए सपोज कर लिए सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से बहुत महत्वपूर्ण है, या आपको पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर चेंज करना है या उसका बहुत बड़ा पार्ट चेंज करना है, तो उसके बेसिस पे ये सारे आपको वर्जन्स पैचेस के मिलेंगे। अनऑफिशियल पैचेस जैसे मैंने लिखा है, ये वो पैचेस होते हैं दैट आर मेड बाय द थर्ड पार्टी रादर देन दी वेंडर। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी एक एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं जो कि एक सॉफ्टवेयर पे चल रहा होगा, तो इस एप्लीकेशन के अंदर कुछ लाइंस ऑफ कोड्स लिखी जाती हैं, लेकिन इनको यूज करने के लिए कई बार हम क्या करते हैं, किसी लाइब्रेरी का यूज करते हैं या फिर किसी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज का यूज करते हैं। एक्सटर्नल लाइब्रेरीज आपका ये वाला मैन्युफैक्चरर या फिर आपका जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है वो नहीं बनाता, वो डिपेंड करता है किसी थर्ड पार्टी पे। तो थर्ड पार्टी के लिए यदि आप डिपेंडेंट हैं, तो अगर कोई भी आपके पास वल्नरेबिलिटी इस लाइब्रेरी के कारण आ रही है, तो आप उसको पैच करने में सक्षम नहीं होंगे। उसके लिए करना क्या पड़ेगा, आपका जो भी ये थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर है, इससे आपको बोलना पड़ेगा कि इस तरह की वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट हुई है, आपको इसको पैच करना है और फिर से आप हमको पैचेस भेजिए ताकि हम उसको अपने कस्टमर्स को भेज पाए। तभी इसलिए अनऑफिशियल पैचेस कहलाते हैं कई बार। ठीक है, अब इसी संस्करण में आप आगे देखेंगे तो अभी हमको ये समझना था कि पहले पैच मैनेजमेंट क्या है और फिर उसकी इंपॉर्टेंस भी समझेंगे। तो अभी हमने देखा है कि पैचेस क्या होते हैं, अब हमको वापस आके एक बार देखना होगा कि पैच मैनेजमेंट क्या है। तो पैचिंग सॉफ्टवेयर कई बार क्या होता है कि एंड यूजर के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है और वो दुविधा भी क्रिएट कर सकता है। किस तरह से, एंड ऑल टू ऑफन रिकमेंडेड पैचेस गो इग्नोर। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एप्लीकेशन में यूज कर रहा हूँ, अगर आप मेरे को साल में 2 बार कुछ अपडेट्स देंगे या कुछ इस तरह से पैचेस भेजेंगे, तो मैं एक बार उसको अप्लाई भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को एक बार अप्लाई करने में टाइम लगेगा, सिस्टम को रिबूट करना होगा, रीस्टार्ट करना होगा, एप्लीकेशन फिर से एक बार रीइनिशिएट करेंगे, तो उसमें टाइम भी लगता है। हो सकता है कुछ इस तरह का आपके पास काम चल रहा हो और आपको अपनी सर्विसेज को रोकना हो, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि ऑन द एयर आपके पास सारी चीजें चल रही होती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर आपके पास कोई आपका मैन्युफैक्चरर है, वो आपको बार बार अपडेट्स भेज रहा है या बार बार आपके पास पैचेस आ रहे हैं, तो आप उसको एकदम बिल्कुल निग्लेक्ट भी कर देंगे, आप उसको फॉर ग्रांटेड भी ले सकते हैं कि नहीं ये बार बार अभी आ रहे हैं, आज नहीं करता हूं, मैं कल करता हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आपके पास सॉफ्टवेयर के पैचेस हैं, सिक्योरिटी अपडेट्स हैं, तो उसको तुरंत ही अप्लाई करें, और इसीलिए पैच मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है। उसी समय एट द सेम टाइम एडमिन्स में फाइंड इट डिफिकल्ट, अभी यूजर को तो डिफिकल्टी हो रही थी, तो एडमिन के पास भी बहुत डिफिकल्टी है कि इंश्योर करने के लिए सिस्टम्स आर एडिक्वेटली पैच्ड। आपके पास कोई एक एडमिन है, उसके साथ कई सारे यूजर्स हैं, तो इंडिविजुअल जब तक यूजर ही पैच नहीं करेगा, तो हर बार आपका जो एडमिन है वो सभी सिस्टम्स को कैसे इंश्योर कर सकता है कि आपके यूजर्स ने इसको सही से पैच किया। तो आपके लिए एक पैचिंग मैनेजमेंट या एक ऑटोमेटिक पैचिंग मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए जो कि इन तरह की सारी चीजों की इन्वेंट्री रखे और ऑटोमेटिक पैचेस को अप्लाई करे। तो थर्ड पॉइंट मैंने यहाँ मेंशन किया, सॉफ्टवेयर पैचेस एंड अपडेट्स आर पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आजकल आप देखते होंगे यदि आप कोई भी ब्राउजर यूज करें, या फिर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे बोलता हूँ कि गूगल क्रोम है, तो उसमें साइड में आपके पास एक अपडेट का ऑप्शन आ जाता है और वो बार बार क्लिक और ब्लिंक करता है, तो आपको उसको तुरंत के तुरंत अपडेट करना चाहिए। आप ऐसा ना करें कि उसको इग्नोर करते रहे। क्यों? क्योंकि ये प्रिवेंट करता है आपके सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स फ्रॉम बीइंग वल्नरेबल टू बग्स। बग्स का मतलब है कि कोई भी अगर आपके पास वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट हुई है एनवीडी डेटाबेस में या कहीं पे भी, जिसका एक सीवी नंबर है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप उसको फिर पैच करें, नहीं तो वो आपके लिए जो भी बग्स होंगी वो आप कोई भी मैलवेयर ऑथर या कोई भी अटैकर उनको एक्सप्लॉइट करेगा और आपके ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम्स में मेजर इश्यूज क्रिएट कर सकता है।
तो ये लूप होल्स हैं। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर अपडेशन की कोई स्कीम नहीं है, पैचेस की स्कीम नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आप अपने आप को वनरेबल बना रहे हैं। ठीक है, अब आता है कि वाई इज पैच मैनेजमेंट सो इम्पोर्टेंट। हमने बहुत सारी चीजें देखी, हमने स्टार्टिंग के मॉड्यूल से हमने सभी में कहा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार अगर आप देखेंगे तो आपको पैचिंग की भी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि अपडेट्स जो आते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्रिटिकल भी है। तो आइए देखते हैं कि इसमें रेलिवेंस क्या है। सबसे पहले तो फर्स्ट पॉइंट जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया कि पैच मैनेजमेंट में नॉट साउंड क्रिटिकल। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है पैचेस ही तो आ रहे हैं, मेरा काफी काम चल रहा है। लेकिन उसकी जरूरत तब आपको समझ में आएगी जैसे आप दिन कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, तो आपको लगेगा कि अरे मेरे पास तो पैचेस आए थे, मैंने अपडेट ही नहीं किया अपना सिस्टम। तो यहाँ पे लिखा, बट इट कैन बी ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बोथ प्रोडक्टिविटी एंड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का तो एस्पेक्ट आपको समझ में आ गया, लेकिन आप प्रोडक्टिविटी के हिसाब से ऐसे समझ सकते हैं कि आपने यदि पैचेस को अप्लाई नहीं किया, आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो गया, आपकी सर्विसेज डाउन हो जाएंगी, अवेलेबिलिटी वापस से शून्य पे आ जाएगी। तो उस केस में आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज्यादा हानि पहुंच सकती है, तो आपको इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि उनकी पैचिंग और अपडेटिंग इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके, और बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं व्हाई यू शुड यूज एन ऑटोमेटेड टूल। ठीक है, तो ये तो इंपॉर्टेंट है, ये हमें समझ में आ गया। लेकिन अभी तक हमको समझ में आ रहा है कि अगर मैनुअल बार बार काम करेंगे तो कई बार हम स्किप भी कर देते हैं। तो यदि हमारे पास कोई ऑटोमेटेड टूल होगा जो कि ये काम हमारे लिए कर सके, तो वो हमारी चीजों को और भी स्मूथ, इजी फंक्शनिंग कर देगा। तो देखिए, पहली चीज यहाँ मेंशन करी कि पैचिंग तो इंपॉर्टेंट है, और क्यों? क्योंकि ये इंश्योर करती है कि आपकी सभी सॉफ्टवेयर की फंक्शनिंग सही से चले और सबसे स्मूथ और एफिशिएंट वे में चले। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर है उसके बार बार अपडेट्स, बार बार पैचेज आ रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास आने चाहिए, आप ऑटोमेटिकली उसको अपडेट करना चाहिए, आपका सिस्टम चलते हुए रहना चाहिए एक एफिशिएंट मैनर में। कई बार लेकिन ऐसा होता है कि सॉफ्टवेयर आउट ऑफ डेट हो जाता है, इट डज नॉट वर्क प्रॉपरली, और वो सही से काम नहीं करता है, या फिर वो स्लो हो जाएगा, और कई बार तो वो क्रैश भी कर जाता है क्योंकि आपने उसको अपडेट नहीं किया था, तो वो आउट ऑफ डेट हो गया। तो आपको करना क्या होगा, यू नीड टू अपडेट इट फॉर फिक्सिंग दीज प्रॉब्लम्स। तो आपको उसको अपडेट करना है। उसके बाद द लॉन्गर यू गो विदाउट अपडेटिंग दीज काइंड ऑफ इश्यूज, अगर आपने बहुत डिले किया है, आप कई समय तक, साल भर, 6 महीने तक अपडेट ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी लॉस हो सकती है, और आपके पास बहुत सारे ऐसे खराब रिजल्ट्स आ सकते हैं, आपका सिस्टम क्रैश हो सकता है, आपकी अवेलेबिलिटी चली गई, आपकी प्रोडक्टिविटी लॉस हो जाएगी। तो कई बार हमने देखा है कि सॉफ्टवेयर या अदर पार्ट्स जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में है, उनको नए फीचर्स आपका वेंडर देता है। ठीक है, जैसे मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ। यदि आपके पास किसी भी प्रकार का कोई हार्डवेयर डिवाइस भी लगा है, ठीक है, उसमें आपने सपोज कर लिए फर्मवेयर लिखा है, यूज किया है, तो फर्मवेयर का भी अपडेट्स आपका वेंडर आपको देता है। यदि वेंडर बहुत जेन्युइन है, उसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है, तो आपको समय समय पे अपडेट्स मिलेंगे। तो अब आपकी जिम्मेदारी है, यदि आपको टाइमली अपडेट्स रिसीव हो रहे हैं, तो आप उनको पैच करें। तो अपडेट और पैचिंग जो सॉफ्टवेयर विल ऐड दीज न्यू फीचर्स, ऐसा करने से नए फीचर्स आएंगे। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि फोन में भी कई बार आपको ये सारी चीजें मिलती हैं, तो फोन में भी ऊपर लिख के आता है कि इस प्रकार का एक सॉफ्टवेयर अपडेट या सिक्योरिटी अपडेट अवेलेबल है, इसको पहले डाउनलोड करें और फिर अप्लाई करें। लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि नहीं, आज नहीं करेंगे, टाइम नहीं है, उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो ऐसा मत करिए, आपको फीचर्स भी बढ़ेंगे, आपके पास नए सिक्योरिटी की एनहांसमेंट भी होगी। तो फीचर्स का मतलब है यूआई यूएक्स भी चेंज हो सकता है, एप्लीकेशंस के दिखने का तरीका चेंज हो सकता है, यूसेज का तरीका चेंज हो सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिक्योरिटी के अपडेट्स अगर होंगे तो आपकी कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे यदि आपने उनको अपडेट ना किया हो। However, most critical reason you should manage patches, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, इस सिक्योरिटी। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया है, ये काम हम इसीलिए कर रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी के विषय में बहुत अच्छी से समझना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर होल्स जितने भी आपके बनते हैं, ये आपके हैकर्स को इनवाइट करेंगे एक्सेस करने के लिए आपके सिस्टम को। सुबह भी मैंने बताया कि आपने यूजर एक्सेस कंट्रोल्स तो यूज कर लिए, सारी चीजें सही जगह पे लगी हैं, लेकिन आपने जो भी पैचेस थे वही अप्लाई नहीं किए। ठीक है, यानी आपके पास वो एडेड फीचर ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप वनरेबल हैं और आपको एक्सप्लॉइट होने के ज्यादा चांसेस हैं। एंड फ्रॉम देयर योर ब्रॉडर नेटवर्क एंड डेटा, मतलब है कि आपका इंडिविजुअल सिस्टम यदि कॉम्प्रोमाइज होगा, तो वो जो सिस्टम आपका यूज कर रहे होगा वो बेसिकली एक पूरे लैन पे कनेक्टेड है, आपके पास नेटवर्क में है,
तो यदि आपका एक सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होता है तो वो लैटरल मूवमेंट करके पूरे के पूरे सिस्टम्स यानी जितने भी नेटवर्क में लगे हैं उनको भी कॉम्प्रोमाइज कर देगा। सिक्योरिटी पैचेस आपके जो भी नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हैं, और paramount in a primary function of many patches is to fix issues such as bugs, flaws causing security vulnerabilities। तो सबसे मेजर कंसर्न यही है पैचेस देने का, अपडेट देने का, कि ठीक है फंक्शनैलिटी तो चेंज हो ही रही है लेकिन आपके पास सिक्योरिटी की जो भी पॉसिबिलिटीज हैं जो अवेलेबल हैं तो उनको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब इसी विषय में बात करते हैं कि पैच मैनेजमेंट तो हमने समझ लिया, तो उसको और भी एक बार ध्यान से देख लेते हैं। अगर आप पैच मैनेजमेंट की बात कर सकते हैं तो पैचिंग बेसिकली अभी तक तो हमने देखा है वो एक सॉफ्टवेयर का एक सिंपल सा पीस है जो कि आपको वेंडर द्वारा दिया जाता है एंड बहुत ही एक सिंपल प्रोसेस की तरह से आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन बट इफ यू हैव अ लॉट ऑफ डिवाइसेस विद न्यूमरस प्रोग्राम्स, अगर आपके पास बहुत सारे डिवाइसेस ऑर्गेनाइजेशन में लगे हैं, उसमें कई सारे प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं, तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपके सारे के सारे डिवाइसेस पैच होने चाहिए एट द सेम टाइम। ऐसा ना हो कि हमारी 10 डिवाइसेस लगे हैं, हमने एक एक दिन लगा दिया सबको अपडेट करने में, तो वो एक गलत तरीका। सो आपको पैच मैनेजमेंट का प्लान और पैच मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा जो कि आपका इस तरह से काम करता है कि एक सेंट्रल सर्वर निर्देशित करेगा कि हाँ ये 100 सिस्टम्स है मेरे ऑर्गेनाइजेशन में और ये 100 के 100 सिस्टम्स को आपको अपडेट करना, तो ऑटोमेटिकली वो एक बार में ही कर देगा ताकि आपके सभी सिस्टम सिक्योरिटी अपडेट्स को ले पाए और सबके सब सुरक्षित हो सके। ऐसा नहीं है एक सिस्टम को आपने पहले दिन अपडेट किया और 10वें सिस्टम को आप 10वें दिन में अपडेट कर रहे हैं, तो हो सकता है जो ये बीच के 10 दिन या 9 दिन बचे हैं उसमें आपका कोई एक सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाए। यदि एक सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होगा तो ये पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि सिस्टम में पड़े हुए नेटवर्क में जो भी आपके बाकी डिवाइसेस हैं वो भी कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। Especially if your parts of your systems are physical, some are virtual and some are cloud based। ठीक है, आपके पास आज की समय पे कई डिफरेंट एसेट्स हैं जो कि आपके फिजिकल मशीन्स पे भी हैं, वर्चुअल भी आपके पास बहुत सारी चीजें आप यूज करते हैं, क्लाउड पे भी आपके पास बहुत सारे सिस्टम्स हैं। सो यू नीड अ स्पेशल टूल टू कीप टैब्स अक्रॉस द हाइब्रिड एनवायरनमेंट। तो ऐसा नहीं है कि मैंने पैच करना शुरू किया तो मेरा पैच मैनेजमेंट जो सॉफ्टवेयर है वो खाली फिजिकल सिस्टम्स को ही पैच कर पाए। फिजिकल सिस्टम्स को भी पैच करना होगा। मान लीजिए 5 सिस्टम यहाँ हैं, 4 सिस्टम यहाँ हैं और 3 सिस्टम्स क्लाउड में, तो ये सारे के सारे 12 सिस्टम्स एक ही बार में एक ही ट्रिगर पे आपके पैच हो जाने चाहिए। ठीक है, तो यही हमारे लिए सबसे मेजर एस्पेक्ट होता है किसी पैच मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए। फिर यहीं पे मैंने मेंशन भी किया आपका जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज करना चाह रहे हैं तो यू कैन अप्लाई दीज पैचेस अक्रॉस योर एंटायर सिस्टम एक सिंगल क्लिक पे, इंस्टेड ऑफ हैविंग टू अप्लाई एक एक पैच एक एक एप्लीकेशन पे इंडिविजुअली कोई नहीं करता। यदि आपकी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो भी ऐसा कार्य नहीं करेगी। अगर आपने मान लीजिए अपने सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि आपकी इन्वेंट्री क्या है। इन्वेंट्री का मतलब है कि आपके पास एसेट्स क्या है, एसेट्स का मतलब है कि आपके पास डिवाइसेस क्या है, डिवाइसेस में कई सारे डिवाइसेस हो सकते हैं, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, फर्मवेयर है, तो आपको पहले तो यही मालूम होना चाहिए। यदि यही नहीं मालूम है तो पैच मैनेजमेंट का मतलब ही नहीं बनता। उसके बाद अब आपको देखना है कि कौन से सिस्टम किस प्रकार का, मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है, उसमें किस प्रकार की अपडेट आई है, तो ये सारी चीजें आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव डैशबोर्ड पे दिखनी चाहिए, तभी आप उसको अप्लाई करने में सक्षम हो पाएंगे। जब हमें पता ही नहीं है हमारे पास है क्या, तो अपडेट्स की पॉसिबिलिटीज भी कम हो जाती हैं। अब इसी में आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम सिस्टम की बात कर रहे थे, ऐसे बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं जो मैंने अलग अलग डिफाइन किए हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि सर्वर पैचिंग का क्या एस्पेक्ट। तो सर्वर पैचिंग जो है वो थोड़ी सी रेगुलर सॉफ्टवेयर पैचिंग से कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, जिसमें आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा हाई इंपॉर्टेंस ऑफ सर्वर्स फॉर नेटवर्क एंड एंटरप्राइज फंक्शनैलिटी। तो आपका सर्वर एक ऐसी चीज है जिसकी अवेलेबिलिटी भी आपको हमेशा आप रखनी पड़ेगी। तो आपके लिए सबसे ज्यादा अगर कोई अपडेट जरूरी है तो वो सर्वर साइड के लिए भी जरूरी है। तो आपके पास कोई भी अपडेट आता है तो सिस्टम्स को तो अपडेट करिए ही करिए, अपने सर्वर्स को भी अपडेट करिए। जैसे विंडोज 2012 आर यूज कर रहे हैं, 2019 यूज कर रहे हैं, तो कोई भी आपके पास ऐसा सॉफ्टवेयर पैच आता है तो वो अप्लाई सर्वर्स पे भी होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका सर्वर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है आपके नेटवर्क के लिए भी और आपके बाकी एंटरप्राइजेस में जितने और भी सिस्टम्स लगे। मान लीजिए सर्वर को एक्सेस करने वाले 100 क्लाइंट्स हैं, अगर आपका सर्वर ही कॉम्प्रोमाइज हो गया, वही वनरेबल है, तो ये 100% पॉसिबिलिटी है कि बाकी इनलाइन सिस्टम्स भी आपके लिए कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं क्योंकि वो भी वनरेबल हो चुके हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो आप यूज करते हैं सर्वर पे, वो डेस्कटॉप नहीं होते। सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के वर्जन अलग अलग होते हैं।
और उनकी जो एप्लीकेशन है वो आपको पैच करनी पड़ेगी विद इन क्लियर एंड अनऑब्ट्रूसिव मेंटेनेंस विंडोज। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। क्लियर एंड अनऑब्ट्रूसिव मेंटेनेंस विंडोज का मतलब है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपके पास जो भी पैचेस आए हैं तो पहले उनको टेस्ट कर लीजिए, ठीक है। आप डायरेक्टली उसको अप्लाई मत करिए। मान लीजिए ऐसा हो जाए कि आपने सॉफ्टवेयर का जो पैच आया है डायरेक्टली अप्लाई कर दिया बिना टेस्ट करने से पहले, ठीक है। तो आपका प्रोडक्शन सिस्टम जो चल रहा होगा, जिसपे आपका सर्वर चल रहा है, बेसिकली आपके पास फैटल चीजें हो सकती हैं। हो सकता है कि आप पैच लगाने के बाद वापस उस पोजीशन पे ना आ पाए, आपका सिस्टम रीइनिशिएट ना हो पाए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान वाले देने वाली बात है। जो पैच आपको मिला है पहले उसको टेस्ट कर लीजिए, किसी दूसरे सिस्टम पे, प्रोडक्शन सिस्टम पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये मैंने मेंशन भी किया है, आपको उसकी एक्सटेंसिव टेस्ट करना पड़ेगा। ये इंश्योर करना पड़ेगा कि पैचेस डोंट फेल और कॉम्प्रोमाइज अदर सिस्टम्स इन प्लेस। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की डेट पे। आप देखेंगे, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे न्यूज में या ब्लॉग्स पे, तो पैचेस जो आ रहे हैं, जो ओईएम आपको दे रहा है, जो आपका थर्ड पार्टी दे रहा है, ओईएम्स का मतलब हो गया आपका ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर, आप सिंपल वेंडर समझ सकते हैं। अगर वो थर्ड पार्टी से कुछ लेके दे रहा है तो उसको भी नहीं मालूम है कि वो पैचेस भी इटसेल्फ वल्नरेबल हो सकते हैं। तभी हम कहते हैं कि कोई भी पैच आता है, अगर आपको प्रोडक्शन सर्वर पे, रनिंग सिस्टम पे लगाना है, अगर कोई भी पैच, तो पहले इसको टेस्ट कर लें। टेस्ट करने के बाद ही इसका एप्लीकेशन करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि यदि मैं टेस्ट करने के बिना डायरेक्टली अप्लाई कर दूंगा तो ये प्रोडक्शन सर्वर डायरेक्टली चलता रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये फेल कर जाए, ऐसा भी हो सकता है कि वो जो पैच आया था वो इटसेल्फ वनरेबल था, उसने वाले सिस्टम को भी कॉम्प्रोमाइज कर दिया, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया आपको ध्यान में रखना है और ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डेट पे ऐसे बहुत सारे इवेंट्स आपको मिलेंगे। Using a tool to go through this process is highly recommended. Manual patching process can miss small details or take much longer than an automated process. इसका कहने का ये मतलब है कि इसके लिए हमेशा मैं कोशिश करूंगा कि एक ऑटोमेटिक टूल यूज किया जाए, जो कि पहले सारी एसेट्स और आपकी इन्वेंट्री को लिस्ट आउट करे। लिस्ट आउट करके आपको बताए कि आप किस प्रकार के सिस्टम्स यूज कर रहे हैं, डिवाइसेस कौन कौन से हैं, इवन एक पिन से लेके एक जहाज तक का कहा जाए, स्टार्टिंग फ्रॉम अ पिन टू अ शिप, मतलब इतना डिटेल इन्वेंट्री स्टॉक आपके पास होना चाहिए। फिर उसमें आपने कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रखे हैं, किस वर्जन के हैं, कौन कौन से अपडेट्स आपको मिल रहे हैं, किसने अप्लाई किया, किसने नहीं किया। यदि ऐसी जानकारी आपके पास आ रही है तो एक सिंगल क्लिक पे आप ये सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं और अच्छी ऑर्गेनाइजेशन इनको इस्तेमाल मिल ला रही है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान देनी पड़ेगी। अब हम सिंपल चलते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स के हिसाब से आगे। यदि मैं बोलता हूं कि आपके पास पैचिंग करने की बात होती है तो मैं एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण ले सकता हूं। तो देखिए, और माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम्स जो मैं विंडोज के सिस्टम्स यूज कर सकता हूं, उसमें पैच मैनेजमेंट के कुछ टूल्स हैं जो कि विंडोज के ही सिस्टम के पार्ट हैं, लेकिन उसका आपको शायद नहीं मालूम हो तो मैंने वहां पे लिखा भी है। फॉर एग्जाम्पल, जो पहला इसमें टूल आपको मिलता है वो विंडोज सर्वर अपडेट सर्विसेज का है, जिसको मैं WSUS कहता हूँ, विंडोज सर्वर अपडेट सर्विसेज। तो ये एक सॉफ्टवेयर है बेसिकली अपडेट करने के लिए आपकी सर्विसेज, और ये कैपेबल है मैनेज करने के लिए, डिप्लॉय करने के लिए अलग अलग टाइप के अपडेट्स, जो कि आपका माइक्रोसॉफ्ट रिलीज करेगा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए और माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं जो कि आप अपने मशीन में यूज कर रहे हैं। तो यानी आपका जो ओईएम है, जो कि आपका मैन्युफैक्चरर है, जो भी आपका वेंडर है, आप जैसा भी कहना चाहें, जो कि आपका सप्लायर है, वो इस समय माइक्रोसॉफ्ट है। यदि मैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो मेरे को माइक्रोसॉफ्ट पे डिपेंड करना पड़ेगा इन तरह के सभी सॉफ्टवेयर के अपडेट्स के लिए भी, ठीक है। तो उसके लिए WSUS सॉफ्टवेयर है, वो सारी चीजें मैनेज करेगा। अपडेट्स को डाउनलोड किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से, उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है आपके सिस्टम से, एंड फिर वो इंस्टॉल होती है हर एक रिलेवेंट डिवाइस जो कि आपके सिस्टम से कनेक्टेड है। यानी आपका सिस्टम एक प्रकार की तरह सर्विस की तरह, सर्वर की तरह काम कर रहा है, और 100 क्लाइंट्स हैं जिनको मेरे को ये सारे अपडेट्स प्रोवाइड करने। इसका मतलब क्या हुआ, आपको हर एक सिस्टम को जाके इंडिविजुअली और मैनुअली अपडेट नहीं करना। माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से वो डाउनलोड हुआ आपके सर्वर पे और फिर वो क्लाइंट्स पे गया। सेकेंड टूल जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है सिस्टम सेंटर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SCCM भी कहते हैं। ये भी एक सेंट्रलाइज माइक्रोसॉफ्ट का एप्लीकेशन है, एंड इसको हम जनरली कंसिडर करते हैं एंटरप्राइज ग्रेड पैच मैनेजमेंट ऑटोमेशन सिस्टम के अंतर्गत, ठीक है।
जहां पे जो WSUS है ये थोड़ा सा लिमिटेड है, लेकिन जो आपका SCCM है उसकी फंक्शनैलिटी ज्यादा है क्योंकि एक सेंट्रल अप्रोच की तरह चलता है। WSUS ठीक है यूज करना अगर आपके पास स्मॉल से मीडियम साइज के एंटरप्राइज हो, जहां पे सिस्टम्स जो है वो बहुत एक लार्ज क्वांटिटी में नहीं है, लेकिन SCCM शुड बी यूज फॉर लार्जर कंपनीज, जबकि आपका SCCM को जो हम कहाँ यूज करेंगे, एक लार्ज कंपनी। तो ये थोड़ा सा आपको क्राइटेरिया ध्यान में रखना पड़ेगा कि कब और कहाँ पे क्या चीज यूज करनी है। तो दो टूल्स आपको मिलते हैं, WSUS और एक आपके पास SCCM। ठीक है। अब पैच मैनेजमेंट की कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, यदि आप उसको फॉलो करेंगे तो आप अपने आप को एटलीस्ट कुछ सुरक्षित रख सकते हैं मैलवेयर अटैक से। पहले इसमें है कि नेटवर्क एंड डिवाइस इन्वेंट्री। ये चीज मैंने पहले और स्टार्टिंग से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको ये चीज तो मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। उसमें क्या लिखा है, नेटवर्क एंड डिवाइस एंट्री। आपके पास थॉरो एंड एक्यूरेट इन्वेंट्री होनी चाहिए अपने एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो एक छोटी सी USB क्यों ना हो, चाहे वो एक बहुत बड़ा सर्वर क्यों ना हो, आपके पास स्टॉक में सब कुछ होना चाहिए लिस्टेड, ताकि आपको मालूम चल सके कि कौन सा डिवाइस है, किसको अपडेट करना है, किसके पैचेस आपके पास है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात है स्टैंडर्डाइजेशन की। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है आपके पास जब इन्वेंट्री बन चुकी है अपने नेटवर्क की, अपने डिवाइसेस की, कंसिडर करिए स्टैंडर्डाइजिंग डिवाइसेस एंड एप्लीकेशंस वेयर एवर पॉसिबल। ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब एक प्रॉपर रूल फॉलो करना पड़ेगा कि आप किन डिवाइसेस को प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग पहले अपडेट करेंगे, कि किसका किस तरह से आपको बाइफरकेशन और सेग्रीगेशन करना हो। ठीक है। आपको यही नहीं मालूम है कि मान लीजिए सपोज कर लीजिए अभी इसको पहले अपडेट करें, इसका एक्शन पहले लें, तो आप हमेशा परेशानी में रहेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है रिस्क असेसमेंट का। यदि आपके पास इन्वेंट्री में आपका स्टॉक क्लियर है, आपको पता है नेक्स्ट जो स्टेप आपको लेना है वो है रिस्क असेसमेंट। मान लीजिए सबसे ज्यादा वनरेबल कौन है जिसकी प्रायोरिटी आपने निकाली, अब आपको सबसे पहले उसको देखना होगा। यदि ये कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो इसके कॉम्प्रोमाइज होने से कौन से ऐसे सिस्टम से जो कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, तो उसको हम रिस्क असेसमेंट कहते हैं। ठीक है। कौन कितनी ज्यादा रिस्क के प्रोन है, कौन सबसे ज्यादा रिस्क पे खड़ा है, तो पहले हम उसको ही पैच करेंगे। रेगुलर स्कैनिंग और मॉनिटरिंग आपको करनी पड़ेगी अपने सिस्टम्स की, यदि आप ऐसा नहीं करते तो दिक्कत में आएंगे। इसीलिए हर जगह पे ऑडिट्स होते हैं, वहां पे पेन टेस्टिंग होती है, वनरेबिलिटी असेसमेंट होता है। तो ये रेगुलर स्कैनिंग का पार्ट है जो कि कई जगह पे फोर्टनाइटली हर 15 दिन में होता है, कई जगह बहुत ज्यादा जगह और भी जल्दी होता है। तो डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे स्टेप ले रही है। इसके बाद आता है कि पैच टेस्टिंग। अगर आपके पास पैचेस आप नहीं, आपका वेंडर या कोई थर्ड पार्टी दे रहा है, तो कभी भी उसको डायरेक्टली अप्लाई नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसको टेस्ट करना है, चेक करना है कि वो पैचेस सही में सही भी हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो वनरेबल हो और वही आपकी सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर दें, आपकी अवेलेबिलिटी खत्म कर दें। ठीक है। तो ये काम आपको सबसे पहले करना पड़ेगा। फिर पैच डिप्लॉयमेंट की बात आती है, तो हमने टेस्ट कर लिया है कि पैच एकदम सही है, तो हम इसको डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय करने से पहले हम इसको वेल डॉक्यूमेंट करेंगे, एक प्लान आउटलाइन की तहत चलेंगे और उसके बाद उसका एप्लीकेशन करेंगे। तो आपको यूजर मैनुअल मिलेगा, यूजर मैनुअल को आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि आप रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो ना करें, तो वो आपका कोई भी सिक्योरिटी एनालिस्ट और जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर उसके साथ काम कर रहा होगा, तो वो इस बात को ध्यान में रखता है। ऑडिटिंग रिपोर्टिंग एक इंपॉर्टेंट विषय है जो मैंने आपको पहले बता दिया। जब भी कोई भी पैच रिलीज होता है, नॉट ओनली डू यू नीड टू कीप ट्रैक ऑफ एवरीथिंग हैपनिंग बिफोर एंड ड्यूरिंग द रिलीज, यू आल्सो नीड टू लुक एट व्हाट हैपेंस आफ्टरवर्ड्स। ठीक है। तो हर बार आपका ऐसा नहीं है कि मैंने टेस्ट कर लिया है, टेस्ट करने के बाद अप्लाई कर दिया है, ठीक है, ऐसा नहीं है। आपने अप्लाई करने के बाद भी ये चेक करना है कि हाँ ये सही तरीके से मेरा सिस्टम चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द पैचेस। ठीक है। इसको मैं ऑडिट करना चाहूंगा। ऑडिट करने के बाद यदि मेरे को मालूम चलता है कि इसमें कोई फ्लॉज है, फ्लॉज का मतलब इसमें कोई दिक्कतें आ रही हैं, तो आपको उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। किसको रिपोर्ट करेंगे, मान लीजिए पैच देने वाला आपका वेंडर वही है, तो उसको बताइए। फॉलबैक पॉलिसीज। Finally, you need to clear fallback in place if a patch is deployed and causes problem. यदि आपके पास प्रॉब्लम्स आ रही है तो आपको बताना पड़ेगा। और कोई भी वनरेबिलिटी अनपैच होके चली गई है और योर सिस्टम इज पेनिट्रेटेड, ठीक है, आपने अप्लाई किया पैचेस, उसके बाद भी आपके पास वनरेबिलिटी को पैच आप नहीं कर पाए उस पैच के एप्लीकेशन के बाद, और आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो गया। ठीक है। तो आपको क्लियर फॉल बैक पॉलिसीज को प्लेस में रखना है। यदि अगर ऐसा हो रहा है तो किसको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाएगा, हु आर योर स्टेक होल्डर्स, कौन जिम्मेदारी लेगा, ऐसा क्यों नहीं किया गया। जब हमको पता था कि इस प्रकार की वनरेबिलिटी है और हमारे पास पैच अवेलेबल है,
अप्लाई करने के बाद भी यदि ऐसा हो रहा है तो आपको ध्यान में देना पड़ेगा। तो ये 8 ऐसी पॉलिसीज हैं जो कि हम बेस्ट प्रैक्टिसेस के रूप में फॉलो करते हैं ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए यहाँ पे कुछ अपडेट करने के लिनक्स सिस्टम में लिखे हैं और कुछ विंडोज में लिखे हैं। तो विंडोज में तो आप डायरेक्टली उसका GUI यूज करके देख सकते हैं, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यदि आप सिंपल सेटिंग्स में जाएंगे तो आपके पास इस तरह का एक पैनल खुल के आएगा जो कि आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। और ये मैंने यहाँ पे मैप भी किया है, ठीक है। तो अपडेट एंड सिक्योरिटी का एक इसमें आपको वो मिलेगा। तो देखते हैं कि आपको अपडेट एंड सिक्योरिटी यहाँ पे मिल रही है। तो ये अपडेट एंड सिक्योरिटी का है, जिसमें अपडेट्स हैं, विंडोज की अपडेट है, रिकवरी है और बैकअप का प्लान है। तो बाकी चीजें तो हमने काफी देख ली। अभी हम अपडेट्स की बात कर रहे हैं सिंपल। तो जब विंडोज अपडेट पे आएंगे तो देखिए अभी ये ओपन करेगा और आपको बताएगा कि इस समय आपके पास क्या है। देखिए जो ये सिस्टम मैं यूज कर रहा हूँ, ये मेरा डिवाइस इस समय नहीं है, लेकिन देखिए योर डिवाइस इज मिसिंग इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी एंड क्वालिटीज फ्लॉस, यानी ये आपके पास अभी तक अपडेटेड सिस्टम नहीं है। आखिरी बार इसको कब चेक किया गया है अपडेट्स के लिए? 2:55 पे, यानी करीब करीब 1 घंटा पहले जो लेक्चर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब आपके पास कई सारी चीजें हो सकता है मैंने इसमें जो भी अपडेट्स है उनको बंद कर रखा हो। मैंने नहीं बंद कर रखा है, सिस्टम जो भी यूज किया गया था उसके अकॉर्डिंग है। देखिए इसमें लिखा है बहुत सारी और भी चीजें हैं। व्यू ऑप्शनल अपडेट्स, पॉज अपडेट्स फॉर 7 days, इंस्टॉल अपडेट्स एज सून एज पॉसिबल, चेंज एक्टिव आवर्स, व्यू अपडेट हिस्ट्री। तो जैसे ही आप व्यू अपडेट्स हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो आपने किस किस दिन पे उसको अपडेट में लेके आए थे तो वो भी आपको मालूम चलता रहेगा, ठीक है। तो आपने कुछ अपडेट्स जो आई थी विंडोज 10 के वर्जन की बेसिकली हैं, तो आपको बोला गया कि हाँ आपने इंस्टॉल कर ली, ठीक है। जो इंस्टॉल नहीं हो पाई है वो आपको फेल स्टेटस में दिखा देगा, जिसका रीजन आपको एज ए एनालिस्ट मालूम होना चाहिए। तो ये फीचर अपडेट्स थी। ये क्वालिटी अपडेट्स हैं। देखिए ड्राइवर की भी अपडेट्स आपके पास आई हैं। डेफिनेशन अपडेट्स इस प्रकार हैं। डेफिनेशन मतलब जो आपने जैसे मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर यूज कर रखा है अपने सिस्टम में, तो उसमें भी आपके पास जो अपडेट्स मिली है, आपने सिग्नेचर अपडेट किया हो तो वो भी सक्सेसफुली इंस्टॉल हुई है। एंड फाइनली कुछ और भी अपडेट्स हैं, जैसे विंडोज मलिशियस सॉफ्टवेयर रिमूवल टूल है, तो उसकी भी एक अपडेट आई थी। .NET फ्रेमवर्क की, यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का जो भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो वो अपडेट्स आपको मिलेंगी और उनकी यहाँ पे आपके पास आएंगी, ठीक है। एक ट्रैक रिकॉर्ड आपको मिलेगा। अनइंस्टॉल अपडेट्स मतलब अगर आप अनइंस्टॉलेशन करना चाहते हैं, ठीक है, रिकवरी के भी ऑप्शन है, तो ये सारी चीजें आपको सेटिंग्स में मौजूद है, ठीक है। तो एक एक करके आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा और इससे आपको मालूम चलेगा कि आपके पास क्या क्या चीजें यहाँ पे मिलेंगी। ये ऑप्शनल अपडेट्स हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जैसे कोई भी चीजें रिकमेंडेड नहीं है तो वो आपको नहीं दिखेंगी, लेकिन हाँ इस प्रकार से आपको नहीं दिखना चाहिए। आपका सिस्टम अप टू डेट होना चाहिए। यदि नहीं है तो इसका मतलब है आप उसको तुरंत करें, ठीक है। तुरंत करने के बाद देखें कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आप जेन्युइन विंडोज यूज कर रहे हैं तो बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स अब आपके पास हो गए हैं, आप उनको एक एक करके अप्लाई करना स्टार्ट करें। यही काम यदि आपको लिनक्स में करना है तो कुछ जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया है, तो वो आपके पास सिंपल से टूल्स हैं। तो मैं उसको भी अगर आपको एक बार दिखाना चाहूँ तो दिखा सकता हूँ, ताकि यदि आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप प्लीज उसको भी ध्यान में रखें कि किस प्रकार से आप उसको यूज में ला सकते हैं। देखिए तो एक सिंपल सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मेरा उबंटू में यूज कर रहा हूँ 20। बाकी अगर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे टाइप किया, जैसे मान लीजिए यू नेम और एसआर, तो आपके पास लिनक्स कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा उसका वर्जन है वो यहाँ पे लिखा रहेगा। तो ये आपके पास है, बाकी आप चेक कर लीजिएगा कि कौन सा आपके पास अपडेटेड है कौन सा अपडेटेड नहीं है। आपको किसी भी प्रकार की रिपोजिटरी अगर अपडेट करनी है तो सिंपल सा आपको लिखना पड़ेगा sudo, ठीक है, apt get, और फाइनल अगर आप अपडेट करेंगे तो ये हो जाएगा। अब आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा, तो पासवर्ड जो आपका है वो आप दीजिए। पासवर्ड जैसे ही आप देंगे आपके सिस्टम में इंटरनेट चलना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें वो डाउनलोड करेगा। तो आप देख सकते हैं कि अपनी रिपोजिटरीज को वो अपडेट कर रहा है। अपडेट करना जैसे ही खत्म हो जाएगा तो आपको बता देगा कि अपडेट हैज बीन फिनिश्ड और आपकी सारे पैचेस हो गए हैं। यानी ये अपडेट कर रहा है आपकी अलग अलग प्रकार के रिपोजिटरीज को। तो कुछ पैकेजेस उसको मिले जिसने उसको डाउनलोड किया और वह फिर अप्लाई कर चुका है। इसी प्रकार से आप जो ये अपग्रेड है, अपग्रेड की डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको भी आप अपडेट कर सकते हैं। देखिए आपके पास sudo apt get
ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यदि IST डिस्ट्रीब्यूशन यदि आपको उसको अपग्रेड करना है तो आप ये मेंशन करिए, और आपके पास जितने भी प्रकार की वो है तो आप उसको कर सकते हैं, और एक एक करके वो सारे डिस्ट्रीब्यूशन जो आप यूज कर रहे हैं तो उनको भी वो अपग्रेड आपके लिए करेगा। बट एक बार चीज ध्यान में रखिएगा कि आपके पास अ, ये इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। ये तो हो गया। फाइनली आपके पास एक चीज और है कि यदि सपोज के लिए आप इस तरह से करना चाहें अपग्रेडेशन अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो वो तो आपके पास एक पॉसिबिलिटी है। अब आपको ये देखना है कि अवेलेबल अपडेट्स कौन सी हैं, तो उसके लिए भी आपको एक कमांड दिया जाता है जो कि मैंने प्रेजेंटेशन स्लाइड में लिखा भी है। आपको वो कमांड एग्जीक्यूट करना है तो आपको ये भी मालूम चलेगा यदि कोई अपडेट्स मेरे पास अवेलेबल है तो क्या वो हैं भी कि नहीं है। तो एक बार उसको भी देख लेते हैं। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले एक सिंपल सा कमांड है, जैसे मान लीजिए लिखेंगे एपीटी लिस्ट करनी है आपको, और लिस्ट कर लीजिएगा सारी चीजें जो कि अपग्रेडेबल हैं। तो देखिए, तो आपको लिस्ट करके दे देगा कि क्या क्या चीजें आपको अपडेट करनी है। ठीक है, तो ये सारी लिस्टिंग आपके पास आ जाएगी। तो जो जो लिस्टिंग आपके पास यहाँ पे आएंगे तो आपको देखने को मिल रहा है कि क्या क्या चीजें अपग्रेडेबल हैं। तब तक हम दूसरे टैब में जाते हैं और चेक कर लेते हैं कि वहां पे वो चीज हो गई। यस, देखिएगा, तो आपके पास सारा डिस्ट्रीब्यूशन वो अपग्रेड कर रहा है और एक एक करके सारी चीजों को अप्लाई कर रहा है। तो पहले उसने डाउनलोड कर लिया, और आप सिस्टम की इंटरनेट कनेक्टिविटी और आपके सिस्टम की किस तरह से एफिशिएंसी है इन चीजों को करने के लिए अप्लाई, तो वो थोड़ा सा टाइम ले सकता है। और फाइनली हमारे पास इसका डिस्ट्रीब्यूशन अपग्रेड करने के लिए जो लिस्टिंग है वो यहाँ पे मौजूद है। यही चीज अब अगर आप GUI से करना चाहें तो देखिए, आप टर्मिनल को छोड़ के अगर नॉर्मल भी देखेंगे तो आपके पास सॉफ्टवेयर अपडेट करने के साधन दिए गए हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिखा होगा सॉफ्टवेयर अपडेट, इसको क्लिक करेंगे आप तो आपके पास पॉपअप आएगा। देखिए, सॉफ्टवेयर अपडेटर करके, तो वो चेक कर रहा है अपडेट्स के लिए और वेट करेगा एग्जिट ऐप गेट टू एग्जिट। ठीक है, तो वेटिंग है फॉर ऐप गेट टू एग्जिट। तो इसका मतलब है कहीं भी हमने कोई चीज चला रखी है तो अभी पहले इसको पूरा करने देगा, पूरा करने के बाद ही वो फिर आपके लिए कुछ काम कर पाएगा। तो मैं तब तक इसको रोक देता हूँ, ठीक है, ताकि वो अपना काम कर ले, और उसके बाद फिर वो फाइंड आउट कर लेगा कि किस प्रकार से आपके पास ये चीजें अवेलेबल हैं, क्या कोई अपडेट्स अवेलेबल हैं। तो अगर अवेलेबल हैं तो फिर आपको वो सॉफ्टवेयर अपडेटर से भी मालूम चल जाएगा। तो कई तरह से हो सकता है आप कमांड लाइन से जानना चाहें, या फिर हो सकता है कि आपको स्ट्रेट अवे अपडेटर से मालूम चलेगा। तो दोनों पॉसिबिलिटीज आपके पास अवेलेबल हैं। तो इस प्रकार से आप लिनक्स में भी अपडेशंस को देख सकते हैं, और जैसे मैंने बताया अगर आप GUI से देखना चाहें तो भी देख सकते हैं। तो दोनों पॉसिबिलिटीज अब आपके पास अवेलेबल है, यूज करना आपके ऊपर है। लेकिन विंडोज में मैंने आपको दिखाया कि विंडोज के लिए आप देखेंगे तो आपके पास GUI अवेलेबल। यहाँ देखिए उबंटू सॉफ्टवेयर है किस प्रकार, और बाकी सॉफ्टवेयर क्या क्या है, अपडेट्स क्या क्या है, यहाँ से आपको सारी चीजें अपडेट्स मिल जाएंगी। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऑल अपडेट्स के लिए, डेली करना चाहते हैं, डाउनलोड एंड इंस्टॉल ऑटोमेटिकली डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो सारे ऑप्शंस आप आपके ऊपर। ठीक है, तो ये एक पॉलिसी है जो कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स डिपेंडेंट फॉलो कर पाएंगे। अब हम वापस स्लाइड्स में चलते हैं जो कि हमने आपको दिखाई थी, तो एक बार उसमें भी देखिएगा। तो ये देखिए, ये सारे आपके पास जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए थे, तो ये लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है, और ये विंडोज करने का तरीका। अब लास्ट में आपके पास जो ये बचा है, इसमें लिखा है व्हाई सॉफ्टवेयर अपडेट्स आर इंपॉर्टेंट। इतना महत्वपूर्ण विषय क्या है कि हमको बार बार बोला जा रहा है कि अपडेट करें। आप एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं, मोबाइल फोन, उसमें भी आपके पास सिक्योरिटी के पैचेस आते हैं और अपडेट्स आते हैं, और ना ही सिक्योरिटी बल्कि आपकी फंक्शनल और ऑपरेशनल चीजों के लिए भी आएंगे। तो सबसे पहले पैच करना होगा सिक्योरिटी फ्लॉज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, फीचर आपके पास एक बार ज्यादा ना हो, लेकिन अगर आप वो सिक्योरिटी फीचर है तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि आपकी चीज अगर कॉम्प्रोमाइज होगी तो आपका सिस्टम पूरे के पूरा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है और बाकी सारे सिस्टम्स भी कॉम्प्रोमाइज होंगे। नए फीचर्स के लिए जैसे UI UX चेंज हो रहा है, आपका इंटरफेस चेंज हो रहा है, तो आपको नए इंटरफेस के लिए भी अपडेट्स मिलेंगे। ठीक है, तो आपको पैच करना है। प्रोटेक्ट डेटा, तो ये इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि आपका सिक्योरिटी अगर आपके पास सही से मेंटेन नहीं है तो ऑब्वियसली बात है आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है और इसको एक्सफिल्ट्रेट भी किया जा सकता है। तो ये भी एक बहुत मेजर कंसर्न है आपके डेटा प्रोटेक्शन के लिए। परफॉर्मेंस आपकी कई बार अपडेट होती है, अगर आप देखेंगे
कई बार मोबाइल फोन्स में, कई बार इवन कार्स में जिसमें चिप्स लगी हैं, जिसमें सेमीकंडक्टर्स लगे हैं, उसमें भी आपको एक सिंपल इस टाइप के अपडेट्स दिए जाते हैं ताकि आप इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ा सकें, अपने फोन के बैटरी को बढ़ा सकें, सीपीयू यूजेज को बढ़ा सकें। ठीक है। लास्ट में आपको कंपैटिबिलिटी को इंश्योर करना है। जैसे मान लीजिए सॉफ्टवेयर अपडेट्स आपने दिए, आपने अप्लाई किए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए वो सॉफ्टवेयर अपडेट्स को अप्लाई करने के बाद आप कंपैटिबिलिटी में दिक्कत आ रही, ठीक है, आप सही से उसको मेंटेन ही नहीं कर पा रहे, आपकी एफिशिएंसी कम हो गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम उसको रिगरस टेस्टिंग में पहले लेके आते हैं। तो ये कुछ मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इसके अलावा भी आपके पास हो सकते हैं आपके सॉफ्टवेयर अपडेट्स के जो इंपॉर्टेंस है।